हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिन बच्चों ने अपने चार्ट पेपर में, यानी कह लीजिए आप कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने चार्ट पेपर में इस रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग को बनाया है। तो और वो सोच रहे हैं कि हमसे एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बहुत ही रिलेवेंट वीडियो पर क्लिक किया है उन्होंने। तो बनी रहिएगा आप हमारे साथ वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्द ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस प्लस उसका सलूशन बताता चलूँगा। तो चलते हैं हम लोग अपने इस रदरफोर्ड के अल्फाकण प्रकीर्ण में जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हैं और भी 11वें क्वेश्चन में मैं कुछ डिफिनेशंस इंक्लूड करूँगा, वो मैं आपको भी बताऊँगा कि कौन सी डिफिनेशंस क्वेश्चन नंबर 11 में आपको याद करनी है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा, तभी आप इस टॉपिक को लेकर अपने एग्जामिनर के सामने जाइएगा वाइवा के लिए आप प्रेजेंटेशन देने। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्यों दिया। इसको सब समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड जो थे इन्होंने इस प्रयोग को सन 1911 में दिया था और इनके साथ इनके सहयोगी भी थे जिनका नाम था एच गाइगर, तथा ये दूसरे जो थे जिनका नाम था ई मार्सडेन ने कुछ प्रयोग किए, जिन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसको पोलोनियम बोलते हैं उससे उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बारीक पुंज को एक पतले स्वर्ण यानी सोने की पन्नी पर गिराया, जिसकी मोटाई थी 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर। यह इसकी मोटाई थी सोने की पन्नी की। अब हम लोग इतना बेसिक जान चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था इन्होंने बताया, इसमें पूछा जा सकता है आपसे, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर सकता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्यों दिया। तो आप इसका सिंपली उत्तर बता सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यह जानने के लिए किया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी होती है। तो यह रदरफोर्ड जानना चाहते थे कि परमाणु जो होता है, जो कि बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी होती है, यह जानने के लिए इन्होंने यह प्रयोग किया, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा कण क्या होते हैं। तो अल्फा कण क्या होते हैं आप बता सकते हैं कि अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये भारी व उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। तो आप इतना बता सकते हैं कि अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये भारी व उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। इसी क्रम में आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयोग में सोने धातु की पन्नी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो प्रयोग में सोने धातु की पन्नी का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सोना जो होता है वो अत्यंत आघात वर्धनीय होता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसको हम पीट के उसकी बहुत ही पतली आप एक परत बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसके सोने की बहुत लंबे तार खींचे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है कि यह बहुत ही आघात वर्धनीय होता है, जिससे बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है, या और पतली पन्नी में परमाणुओं की जो संख्या कम होती है जिससे प्रयोग के परिणाम स्पष्ट आते हैं। तो आप इस प्रकार इसको बता सकते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अल्फा कण का स्रोत क्या है, कि अल्फा कण कहाँ से निकलते कहाँ से हैं। तो आप बता सकते हैं पोलोनियम या फिर रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा कण का स्रोत होते हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि अल्फा कण का स्रोत क्या होता है या फिर क्या था, तो आप बता सकते हैं पोलोनियम या रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा कणों का स्रोत होते हैं, या फिर स्रोत था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है आपका, पूछा जा सकता है नाभिक का आकार क्यों छोटा माना। तो जब उन्होंने प्रयोग किया था, अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग किया था, तो करीबन
8000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो अपने स्थान पर पुनः वापस लौट आया था, और कुछ दो जो थे वो अपने रास्ते से कोई जो है 90 एंगल के से ज़्यादा पर विचलित हुआ था, कोई 90 एंगल से कम पर विचलित हुआ था। तो इससे उन्होंने क्या माना, क्योंकि बहुत कम अल्फा कण थे वो पुनः अपने मार्ग पर वापस आए, इसलिए क्या कहते हैं, नाभिक का आकार छोटा माना गया। तो आप यही बता सकते हैं कि जो बहुत कम ऐसे कण थे, अल्फा कण थे, जो अपने मार्ग पर पुनः वापस आए थे, जिसके लिए इसका जो नाभिक का आकार है वो बहुत ही छोटा या फिर कह सकते हैं कम माना गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, प्रयोग को निर्वात में क्यों करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ये जो प्रयोग है ये इसको हम निर्वात में रखकर क्यों करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि अल्फा कण वायु के कणों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो ना दें, इसलिए हम इसको निर्वात में रखकर करते हैं। अल्फा कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे कण होते हैं, और जो कि अगर हम इसको वायु में करेंगे रखकर, तो वायु के जो कण होते हैं उनके साथ टकराएंगे और वो अपनी जो है पोजीशन से इधर उधर हो जाएंगे, इसीलिए उसको निर्वात में रखते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इसी क्रम में है, सोने की पन्नी की मोटाई बताइए कि सोने की पन्नी की मोटाई कितनी होती है, कितनी मोटाई की हम पन्नी का उपयोग करते हैं इस प्रयोग में। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 0.0004। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बता रहे हैं तो ये वैल्यू बताएंगे, अगर आप इसको मीटर में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर जो होती है वो सोने धातु की पन्नी की मोटाई होती है। इन दोनों वैल्यूज़ को ही आप बता सकते हैं। ये आपकी मीटर में वैल्यू दी गई है, ये आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, और ये आपकी मीटर में दी गई है। फिर इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन आपका है, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या आप बताएंगे कि 10⁻⁻15, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की त्रिज्या क्या होती है तो ये बताएंगे 10⁻−10। इन दोनों वैल्यूज़ को आप याद रखिएगा, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 और परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻−10 होती है। फिर इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी क्या थी। तो रदरफोर्ड की मॉडल की मुख्य कमी जो थी, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता यानी परमाणु की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाया था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। तो यही जो था वो रदरफोर्ड की एक बहुत बड़ी कमी थी कि परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर पाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 इसी क्रम में है, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ तीनों वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो यहाँ पर इन्होंने की थी जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की, और यहाँ पर प्रोटॉन की खोज जो की थी वो की थी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, और न्यूट्रॉन की जो खोज की वो जेम्स चैडविक ने जो है वो की थी न्यूट्रॉन की खोज। तो इस प्रकार से आपके ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में मैंने उन डिफिनेशंस को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं टॉपिक बना लेते हैं अपना, बट वो उस टॉपिक से रिलेटेड तैयार नहीं करते हैं। तो हालांकि आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपने इतने क्वेश्चन देख लिए वो एनफ होंगे, लेकिन फिर भी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल डिफिनेशंस आपसे पूछ सकता है कि कूलाम के नियम को बताइए, कूलाम के नियम को बताइए। कूलाम का नियम पूछ सकता है आपसे, और आपका बायो-सेवर्ट का नियम पूछ सकता है। कूलाम का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। और भी जो भी डिफिनेशंस आपकी इम्पॉर्टेंट होंगी उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा अपने सिलेबस से, तो आप अच्छा कर सकते हैं अपने वाइवा या फिर प्रेजेंटेशन में कह लीजिए।
तो आज के लिए मैंने इतने क्वेश्चन काफ़ी बता दिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी को अच्छे से देख कर ही जाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।